एक गांव में सुक्खू अपने माता पिता के साथ रहता था। अपनी शादी की दूसरी रात ही हमारे यहाँ परंपरा है कि पत्नी अपने परिवार व पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। तुम्हें भी इसी परंपरा का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि तुमने कभी मेरे परिवार को खिलाए बिना भोजन किया तो तुम लाल मुर्गी बन जाओगी। हमारे परिवार पर ये एक अभिशाप है। कारण तो मुझे भी नहीं पता। आप इस ओर से निश्चिंत रहें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। काफी सालों तक सुक्खू की पत्नी इस नियम का पूरी निष्ठा से पालन करती रही। उनका जीवन सुख पूर्वक चलता रहा। उनके विवाह को बहुत समय हो गया था। एक दिन सुक्खू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। सुक्खू के माँ बाप सोए हुए थे। बहुत तेज भूख लगी है, कितनी देर तक इंतजार करूं? सुक्खू वापस नहीं आया। बच्चे भी खेल में मस्त हैं और सास ससुर सो रहे हैं। सुक्खू की पत्नी सुबह से काम करके थक गई थी। उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने अपना खाना डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वह मुर्गी बन गई और कुकड़ू कू करते हुए अपने घर की मुंडेर पर जा बैठी। जब सुक्खू काम से लौटा तो उसने अपने घर की छत पर एक लाल मुर्गी को घूमते हुए देखा। सुक्खू को मुर्गी को देखकर बहुत दुख हुआ। ये मुर्गी कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही है। बच्चे अभी काफी छोटे हैं। बेटा नंदू बड़ा था, माला छोटी थी। कुछ समय के बाद माँ बाप के बहुत जोर देने पर बच्चों की देखभाल के लिए सुक्खू ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी मीना बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह झगड़ालू भी थी। सुक्खू के सामने वो बच्चों से बहुत प्यार से रहती, लेकिन जब सुक्खू जंगल में चला जाता, ये बच्चे पता नहीं कब तक मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए बैठे रहेंगे। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सारे दिन भूखे रहते हैं, खाना खिला खिला कर थक गई हूँ मैं। खाना मांगने पर मीना उन्हें मारती और भरपेट भोजन भी नहीं देती। इसीलिए बच्चे कमजोर होते जा रहे थे। दादाजी और दादी भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाते थे। यह देखकर मुर्गी बनी उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। सुक्खू दूसरी पत्नी की करतूतों से अनजान था। एक दिन बच्चे भूखे प्यासे गांव में ही तालाब के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। माला की आंखों से आंसू बहते हुए सूख चुके थे। नंदू उनको चुप करा रहा था। बहन चुप हो जा। जब आज पिताजी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौटेंगे तब हम उन्हें सारी बात बताएंगे। जिस जगह वे दोनों बैठे थे वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक परी बैठी थी। उसका नाम सोनल था। वो पेड़ से उतर कर आई। उसने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और तालाब में ले जाकर उनका मुंह धुलाया। उनको बहुत प्यार किया, उनके बालों में हाथ फेरा। इतना सारा प्यार पाकर बच्चे भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी को तुम मुर्गी के पास ले जाकर 3 बार जमीन पर मारना और तुम्हें जो चाहिए वह खाना मिल जाएगा। यह ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा करते हुए कभी ना देखे। इस छड़ी से तुम जो भी कहोगे वो सारे काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों ने छड़ी उठाई और परी के कहे अनुसार चुपचाप घर आ गए। वे मुर्गी के दड़बे के पास आए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जमीन पर 3 बार छड़ी खटकाई। हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ अच्छा खाना दे दो। देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के पकवान आ गए। उन्होंने भर पेट खाना खाया और जो बचा था उसे ले जाकर गाय को दे दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। मीना का बेटा भी बड़ा हो गया था। उनकी माँ ने देखा कि बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे हैं और उसकी डांट और मार भी उन पर कोई असर नहीं करती। वे झटपट सारा काम भी खत्म कर लेते हैं। शायद अब मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करने लगी है। नंदू बाल्टी लेकर आओ और कुएं से पानी निकाल दो। नंदू परी की दी हुई छड़ी साथ लाता है। कुएं के पास जाकर 3 बार खटकाता है। मेरी बाल्टी भर दो। पानी अपने आप भर जाता है और वह पानी लेकर छड़ी से कहता है, इसे घर ले चलो। पानी की बाल्टी अपने आप घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। माला से उसकी माँ घर के सारे बर्तन धोने के लिए कहती है। मेरे बर्तन धुल जाएं। सारे बर्तन चमक जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं। इतनी जल्दी कैसे सारे काम हो जाते हैं? एक दिन उसने अपने बेटे को उनके पीछे लगा दिया। जरा देख तो ये दोनों क्या करते हैं, जो भी काम देती हूँ झट से खत्म कर देते हैं। जिस समय नंदू और माला मुर्गी के पास बैठकर परी की छड़ी खटका रहे थे, उससे कुछ खाने का मांग रहे थे, उसके बेटे ने देख लिया। उसने आकर अपनी माँ से बता दिया, मुझे तो पहले से ही शक था, जरूर इनमें कोई जादू है।
एक दिन सुक्खू के आने पर बीमार होने का बहाना करके वह पड़ी रही। सुक्खू ने वैद्य को बुलाया। मीना ने वैद्य को कुछ पैसों का लालच देकर पहले से ही सब समझा दिया था। इसको मुर्गा का सारा मांस खिलाना होगा, तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। सुक्खू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुर्गी खरीदे। अब मुझे इसी मुर्गी को मारना पड़ेगा। बच्चों को जब यह पता चला तो बहुत रोए और जाकर तालाब के किनारे उसी पेड़ के पास बैठ गए। उन्होंने परी को दी हुई छड़ी को 3 बार खटकाया। परी माँ जल्दी आ जाओ, हम पर भारी विपत्ति आई है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। बताओ बच्चों, क्या हुआ? तब नंदू ने परी को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, जब वे तुम्हारी मुर्गी माँ को मार देंगे तब तुम मुर्गी की हड्डियाँ लाकर इसी तालाब के पास मिट्टी के नीचे दबा देना और एक सुंदर सा पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगेंगे, वह सिर्फ तुम लोग ही तोड़ सकते हो, इसीलिए तुम चिंता मत करो। बच्चे चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि मुर्गी को मारकर उसका मांस पकाया जा रहा है। दोनों ने उस दिन एक निवाला भी नहीं खाया। माला, माँ से पूछकर सारी हांडियाँ उठा ले। हम दोनों भाई बहन चलकर तालाब के किनारे उन हांडियों को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। दोनों ने मिलकर दुखी मन से हड्डियों को तालाब के किनारे पर मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरे दिन जब दोनों वहाँ आए, उन्होंने देखा वहाँ वाकई में एक नन्हा सा पौधा निकला हुआ है। अरे वाह, ये तो पौधा भी निकल आया। वे दोनों रोज वहाँ आते, उस पौधे की ठीक से देखभाल करते। धीरे धीरे बच्चों का जीवन सुख पूर्वक कटने लगा। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल आना शुरू हो गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। माला 16 साल की हो गई थी और नंदू 18 साल का। उस पेड़ में अद्भुत सुनहरे फल लगने लगे। जो भी आता, अगर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता तो उन पेड़ की टहनियाँ ऊपर चली जाती। एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर कहीं से आ रहा था। उसने देखा इतने सुंदर फल लगे हैं, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, पेड़ की टहनी ऊपर चली गई। अजीब पेड़ है ये। वह पेड़ की छाव में बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर में नंदू और माला आए हैं। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में 8-10 सेब आ गए। राजकुमार देखकर स्तब्ध रह गया। वह माला के पास आया। मैं जब सेब तोड़ने की कोशिश करता हूँ तब इसकी डालियाँ ऊपर चली जाती है। तुम्हारे तोड़ने से सेब कैसे मिल गया? माला कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर ऐसा क्या है जो तुम रो रही हो? माला फिर भी रोती रही और नंदू भी कुछ नहीं बोला। राजकुमार से उनका दर्द देखा नहीं गया। उसने दोनों भाई बहनों को बिठाया और उनसे पूरी बात पूछी। तब माला ने राजकुमार को पूरी बात बताई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुक्खू के घर पहुंच गया। उसने सुक्खू से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सुक्खू की खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे सोनल परी से भी इजाजत लेनी है। नंदू ने 3 बार परी की छड़ी खड़काई और परी मुस्कुराती हुई आई। ये दोनों बच्चे बहुत खुश रहे। मुझे और क्या चाहिए? परी ने माला को अपनी जादुई छड़ी से जैसे ही छुआ, वह बहुमूल्य जेवरों कपड़ों से सज गई। सोनल परी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। राजकुमार माला को लेकर अपने महल चला गया और नंदू को भी अपने साथ ले गया। आज से तुम हमारे दरबार में सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। दोनों कभी कभी सोचते, अगर सोनल परी न मिलती तो शायद अब तक हम लोग जिंदा भी नहीं बचते। सोनल परी की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया। आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। सारे पशु पंछी अपने अपने बसेरों में दुबके हुए थे। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। परी लोक से आई सभी परियां, वनीनी परी, अवनी परी, अक्षिका परी और अहाना परी तूफान में फंसने के डर से जंगल की ही सभी गुफा में जाकर चुप गए। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर भी पानी भरता जा रहा था। अक्षिका परी ने कहा, सब लोग अपनी अपनी छड़ी उठाओ और एक साथ गुफा की छत की तरफ उड़ान भरो। अहाना परी सबसे छोटी थी। वो बहुत डर गई थी। वनीनी परी बोली, अहाना, हम परियां हैं, हमें डरना शोभा नहीं देता। तब सभी परियों ने
अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों परियां गुफा की छत पर जा पहुंची। थोड़ी देर में ही बारिश कम हो गई। धीरे धीरे गुफा का पानी भी कम होने लगा। वो चारों परियां नीचे उतरी, पर उन सबके पंख गीले हो गए थे। किसी तरह से वो लोग बाहर आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अक्षिका परी ने कहा, जब तक हमारे पंख गीले हैं हम परीलोक नहीं जा सकते। वनीनी परी ने कहा, किसी तरह से हमें पेड़ों के पास पहुंचना होगा, तभी हवा से हमारे पंख सूख सकते हैं। अवनी परी ने कहा, हम अपना उड़न खटोला बुला लेते हैं, उस पर बैठकर ही हम अपने पंख भी सुखा लेंगे। आहाना परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमा दी और बोली, उड़न खटोला आ जाओ। आहाना परी झट से उस पर बैठ गई। फिर सारी परियां उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक की तरफ जाने को तैयार हो गए। उड़न खटोला उड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर पंख सुखाने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वे लोग आकाश में उड़न खटोले पर बैठकर जा ही रहे थे कि अचानक आहाना परी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गायब हो गई। फिर सबने अपनी छड़ियां ढूंढी, पर किसी की छड़ी नहीं मिली। तब अक्षिका परी ने कहा, लगता है गुफा में ही छूट गई। अवनी परी बोली, अरे नहीं, मैंने गुफा के बाहर आकर उड़न खटोले को बुलाया था। फिर वनीनी परी ने कहा, हाँ, तब तक तो छड़ी सबके हाथ में ही थी। अब हम सबको फिर से गुफा तक जाना पड़ेगा। उन्होंने उड़न खटोले को फिर से गुफा के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे सब वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनकी जादुई छड़ियां एक राक्षस अपने थैली में भर रहा था और ठहाके लगा रहा था। उड़न खटोले को वहीं उतारकर चारों परियां उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन 3 जादुई छड़ी मिल गई, परंतु एक छड़ी लेकर भागने में वो सफल हो गया। अक्षिका परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं और इस जादूगर को हथकड़ी पहना दो। उसके इतना कहते ही राक्षस के हाथों में हथकड़ी लग गई और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। तभी वनीनी और अवनी परी उतर कर गई और उसके हाथों से छड़ी छीन ली। उनके हाथों का स्पर्श होते ही वो राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसके हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गया। परियों ने आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखा। तब राजकुमार बोला, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आहाना परी ने पूछा, तुम राक्षस से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तो आप सब मेरे महल में चलिए। वो यहीं जंगल के पास वाली नदी के उस पार है। आप सबको देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। तब अक्षिका परी ने बोली, चलो, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं रोकना, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सब लोग उड़न खटोले में बैठकर राजा के महल के पास उतर गए। जब राजमहल में राजकुमार के आने की खबर आई, तो सारे लोग खुशी से बाहर की तरफ दौड़े। आखिर राजकुमार 5 सालों के बाद वापस आए थे। राजकुमार के माता पिता तो उसको देखते ही रोने लगे। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछने चाहे,
पर राजकुमार बोला, अभी बस इतना जान लीजिए कि इन परियों के वजह से मैं आप सबके सामने हूं। इन लोगों का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। राजा रानी ने परियों की खूब आवभगत की। ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके सामने मंगवाया गया। तब वनीनी परी बोली, राजकुमार, हमें अपनी पूरी कहानी बताइए। राजकुमार बोला, आज से 5 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। ऐसे ही बारिश का समय था। मेरा घोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं भटकते भटकते शायद एक आश्रम की नजदीक पहुंच गया था। वहां मुझे जैसी ही एक हिरन दिखा, मैंने उस पर तीर चला दी। वो 2 बार छटपटाया और उसने दम तोड़ दिया। तभी उस आश्रम में रहने वाले साधु बाहर निकले। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही हिरन का सिर अपने गोद में लेकर कहा, जिस निर्दयी ने तुम्हारी जान ली वो राक्षस बन जाए। मैंने जैसे ही उनके ये शब्द सुने, भागकर उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, उन्होंने बोला, तुम यहां से चले जाओ। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर कहा, जाओ, अब मैं जो कह चुका हूं उसको पलट तो नहीं सकता। हाँ, जब कभी कोई परी आकर तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाओगे। उनके इतना कहते ही मैं राक्षस बन गया और तब से भटक रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आहाना परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए। चलो, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तुम्हारी सहायता के लिए हम अपनी छड़ी तुमको दे रहे हैं। जब कभी मुसीबत में होना तो हमें याद करना। इतना कहकर परियों ने विदा ली और नीले आसमान में उड़ गए।